हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किसी धारावाही चालक तार के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना, जो हमने बायो-सावर्ट नियम से की थी। आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। जहां हमने पहले क्या पढ़ा था, केवल उसका परिमाण ज्ञात किया था हमने चुंबकीय क्षेत्र। अब ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। पहला नियम है स्नो का नियम। स्नो का नियम। अब देखो इसमें स्नो का नियम, एक बार स्नो को ध्यान से देखो। SNOW यानी कि अपने पास स्नो, यानी एस का मतलब हो गया साउथ, एस का मतलब हो गया साउथ, एन का मतलब हो गया नॉर्थ, ओ का मतलब ऑफ, डब्ल्यू का मतलब हो गया वेस्ट, पश्चिम। अगर धारा साउथ से नॉर्थ की ओर, यदि धारा किधर से साउथ से नॉर्थ की ओर उत्पन्न होती है, प्रवाहित होती है, किधर से एस से एन की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा प्रवाहित होती है, तो उसके चालक तार के चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? पश्चिम की ओर होगी। किधर होगी? पश्चिम की ओर होगी। तो समझ में आया? जब किसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे एन से एस है, तो एन ध्रुव है अपने पास, क्या होगा? ऊपर की ओर विक्षेपित हो जाएगा, एस ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो अपने पास ज्ञात करने का नियम हो गया, जब धारा, एग्जाम में आए स्नो का नियम लिखिए, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है, वेस्ट की ओर विक्षेपित हो जाता है। यही स्नो का नियम है। नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर 2 देखेंगे। दाएं हाथ की नंबर 2 है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दायां हाथ कौन सा? ये वाला। दाएं हाथ का सीधा अंगूठा, यदि धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये अपने पास धारा की दिशा होगी, ये अपना अंगूठा हो गया, और ये अपने पास मुड़ी हुई अंगुलियां हैं। ठीक है, तो अब अपने पास ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि बोर्ड पे निशान कैसे लगाए। तो आपके सामने में एक कॉपी ले रहा हूं, देखना इधर, ये आपको दिख रहा है, ये सीधा पेन रख दिया, अंगूठा हो गया। अब अंगुलियां किधर मुड़ रही है? इधर मुड़ रही है ना, तो अपने पास तीर का निशान किधर लग गया? इधर लग गया। अंगुलियां किधर मुड़ रही है? इधर मुड़ रही है, ऐसे। अंगूठा सीधी दिशा में, अंगुलियां इधर। अब इसको बोर्ड पे ले जाऊं मैं, ऊपर सीधा, तो चुंबकीय दिशा कौन सी होगी? ये वाली होगी। कौन सी होगी? ये होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये बी की डायरेक्शन, और ये आई है ये अपने पास।
आई बात समझ में? यदि सीधा अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। डाउट क्लियर? नेक्स्ट है अपने पास वर्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। नंबर 3, वर्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। अब देखना, वर्तीय धारा यदि मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करे, यदि मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करे? धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो सीधा अंगूठा किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। जैसे अपने पास ये देखो, ये अपने पास क्या है? धारा है। ये क्या है? धारा है। मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करे? धारा की दिशा को, यानी आई को व्यक्त करे। तो अंगुलियां मोड़ूंगा तो ऐसे ही मुड़ेगी, डायरेक्शन सही है। तो सीधा अंगूठा ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर का मतलब धारा ऊपर जाएगी। अगर यही अपने पास ऐसा होता कि धारा ऐसे होती, तो अपने पास, अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, कैसा करना पड़ता अपने को? ऐसा करना पड़ता। तो अब किधर है? नीचे की ओर। तो ये लो नीचे की ओर बी, और ये आई है, ये अपने पास ये डायरेक्शन ज्ञात कर ली हमने। दूसरा अपने पास है मैक्सवेल के कारक पेच का नियम। कारक पेच का नियम कैसे अपने पास, वो देखना एक बार। पेच अपने पास, मान लो एग्जांपल के लिए पेच ये है, इसको हम यूं घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं? देखना, यूं घुमा रहे हैं। कैसे? इधर से, या यूं घुमा रहे हैं। आई बात समझ में? तो इसको यूं घुमाएंगे, यूं रख के पेज को यूं घुमाएंगे, तो धारा किधर जाएगी? ऊपर की ओर व्यक्त कर रहा है, और ये किधर? नीचे की ओर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर अपने पास पेज है, इसको यूं घुमा रहे हैं, तो पेज कहां पड़ेगा? ऊपर। तो ये अपने पास क्या हो गया? बी वेक्टर। और ये क्या हो गया? आई, क्योंकि पेज ऐसे कसेंगे इसमें, तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा अपने पास एक और होता है अपने पास, चलो ये अपने पास सिलेबस में दे रखा है। अब दूसरी बात, ये नियम अपने पास याद कैसे करें? वही आपने 3-4 नियम बता दिए, तो याद कैसे करें? तो सारे नियमों को भूल जाओ, एक चीज याद रख लो, सीधा अंगूठा धारा की दिशा, और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगर या दूसरे भाषा में बोलो, अगर मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो सीधा अंगूठा किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। अब बात करते हैं, एक बताया था आपको डॉट और क्रॉस लगाने का। नोट, जब चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होता है, तो क्रॉस लगाकर व्यक्त करते हैं। क्रॉस का मतलब ये वाला चिन्ह लगा के व्यक्त करते हैं। दूसरी बात करते हैं डॉट, जब चुंबकीय क्षेत्र
कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होता है तब डॉट कर व्यक्त करते हैं। आई बात समझ में? जब चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, तब क्या लगाते हैं? क्रॉस लगाते हैं। जब ऊपर की ओर है तब क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। अब इसकी बात करते हैं अपने पास कैसे। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम्पल के तरीके से, कोई धारावाही चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। कैसे? बिंदु A और बिंदु B पर डॉट व क्रॉस के निशान लगाइए। बिंदु A व B पर डॉट व क्रॉस के निशान लगाइए। तो आप इसमें डॉट और क्रॉस के लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे वो देखो एक बार। सीधा अंगूठा धारा की दिशा, सीधा अंगूठा धारा की दिशा, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबक, सीधा अंगूठा, तो अंगुलियां किधर जा रही है? लंबवत नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर है तो क्या है? क्रॉस। लंबवत नीचे की ओर है तो क्या है? क्रॉस। अब घूम के इधर से वापस निकलेगी तो ये लंबवत ऊपर की ओर यानी बाहर की ओर का मतलब क्या हो गया? डॉट। बाहर की ओर क्या हो गया? डॉट। अब बात करते हैं दूसरा, ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु ए पर डॉट व क्रॉस का चिन्ह लगाइए। डॉट आएगा या क्रॉस आएगा? बिंदु ए पर देखना वो कैसे। सीधी मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करेगी? I को व्यक्त करेगी, कर रही है। सीधा अंगूठा किधर है? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। बाहर की ओर है तो क्या आएगा? डॉट। बाहर की ओर है तो क्या आएगा? डॉट। अब बात करते हैं दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र अपने पास कैसा हो? ऐसा हो। अब देखना, क्योंकि अब ऐसे नहीं पकड़ सकते, कैसे पकड़ेगी तार? ऐसा हो गया तो मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे घूम रही है। सीधा अंगूठा किधर है? लंबवत नीचे की ओर, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्रॉस। तो ये अपने पास डॉट और क्रॉस के सिस्टम हो गए। जब चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है तो अपने पास क्या आएगा? क्रॉस, और बाहर की ओर है तो अपने पास क्या आएगा? डॉट। यानी अंदर जाएगा तो क्रॉस करके जाएगा, बाहर आएगा तो डट के जाएगा अपने पास। तो इसका मतलब डट का मतलब डॉट हो गया, क्रॉस का मतलब क्रॉस करके जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने कुछ नियम थे अपने पास, और ये डॉट क्रॉस का था अपने पास। इसी के साथ में ये पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो अपने पास लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका पहला पॉइंट है, लंबा है अपने पास, सीधा है। लंबाई का मतलब कितना भी लंबा हो सकता है, अनंत लंबाई का भी हो सकता है, परिमित यानी सीमित लंबाई का भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट इस अपने पास पढ़ेंगे इसका, परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार। नंबर 1 है परिमित यानी कि सीमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार के कारण।
ठीक है। अपने पास क्या है, परिमित लंबाई का है यानी सीमित लंबाई का है एक धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार है, जिसके कारण से हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पहला पॉइंट ये है अपना, ठीक है। इसमें अपने पास एक कोई भी चालक लेंगे, कोई चालक तार मान लो एक्स वाई ले लिया, क्या ले लिया, एक्स वाई धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास। अब अपने पास चालक तार है, इसे डी दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से डी दूरी पर पी बिंदु स्थित है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर P बिंदु स्थित है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक अल्फांस लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, अल्फांस। तो ओडेस ले लेते हैं, एक कहीं भी इसका अल्फांस लेंगे, कहीं भी एक अल्फांस ले लेंगे जिसकी लंबाई कितनी लेंगे, DL लंबाई लेंगे, क्या लेंगे, DL लंबाई ले लेंगे। तो ये अल्फांस ले लिया, DL लंबाई, जिसका मध्य बिंदु O ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। इससे ये दूरी कितनी है, L है। तार के मध्य बिंदु से अल्फांस के मध्य बिंदु की दूरी कितनी है, L है अपने पास। अब इसे बिंदु से इससे मिलाए, ये दूरी हमने कितनी ली है, R ली है, कितनी ली है, R ली है हमने, ठीक है। और ये एंगल कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा कोण है। अब बात करते हैं कि अपने को तो अल्फांस तो कहीं भी ले लिया, अपने को तो पूरे चालक तार के कारण से यहाँ से लेके यहाँ तक के चालक तार के कारण से ज्ञात करना है। तो इसको कंप्लीट, इधर से भी कंप्लीट हो गया। अब अपने पास जो एंगल मान रहे हैं वो φ1 और φ2 मान सकते हैं। φ1 तो कौन सा, ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का φ1, और यहाँ से यहाँ तक का कौन सा है, φ2 एंगल है, कितना है, φ1 और φ2 एंगल है। अब इनके अपने पास जो भी नाम देने हैं, जो भी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ तो हमने एक्स वाई दे दिया, एक्स और वाई, मध्य बिंदु O है, इसका ओडेस है, लंबाई कितनी है, L है अपने पास, और इसकी अल्फांस की लंबाई कितनी है, DL है, और ये एंगल कितना है, थीटा, अल्फांस से कोण बना रहा है। अब बात करते हैं कि बायो-सावर्ट नियम से, बायो-सावर्ट नियम से एक बार इसके आपको डायग्राम में कन्फ्यूजन होगा, भाई डायग्राम में कन्फ्यूजन होगा, भाई ये ऐसा डायग्राम क्यों बनाया है वो देख लो। बड़ा ये अपने पास देखो अल्फांस था, टोटल लंबाई आ गई, इसका मध्य बिंदु ये था, P बिंदु है, यहाँ ज्ञात करना था टोटल तार के कारण से। अब बात करते हैं ज्ञात करने के लिए अपने पास बायो-सावर्ट में अल्फांस की आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, अल्फांस की। तो अल्फांस हमने कितना लिया, ये ले लिया DL लंबाई का, तो इसके कारण से पहले यहाँ ज्ञात कर लेंगे। अब अल्फांस के कारण से तो ज्ञात कर लिया, अब टोटल तार के कारण से कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक इसका समाकलन करना पड़ेगा, φ1 से φ2, टोटल अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। अब अपने पास में क्या करेंगे, बायो-सावर्ट नियम लगाएंगे, बायो-सावर्ट नियम, बायो-सावर्ट नियम से। तो बायो-सावर्ट नियम अपने पास क्या है, क्या होता है, dB वेक्टर में नहीं लेंगे, क्या होता है, K IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो बायो-सावर्ट नियम यही है, DL लिया है, दूरी भी R ली है, सब कुछ वैसे के वैसे ही है। अब याद ज्ञात करना अपने को इनकी वैल्यू, एक तो R की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू, क्योंकि अपने पास R तो माना हुआ है, अपने पास तो क्या है यहाँ पे D है, केवल इसकी वैल्यू पुट करनी है अपने को, R की वैल्यू पुट करनी है, एक DL की वैल्यू पुट करनी है, दो की वैल्यू पुट करनी है, DL की और R की वैल्यू पुट करनी है। तो अपने पास यहाँ से DL और R की वैल्यू कैसे निकालें वो देखना अपने को। तो इसमें ये त्रिभुज लेता हूँ मैं, कौन सा त्रिभुज, ओडेस P से, ओडेस P से। अब अपने पास इसमें DL की वैल्यू निकालूं, तो L की वैल्यू तो है, DL की नहीं है, तो L की वैल्यू ये तो हो गया, इसमें क्या हो गया,
थीटा के सामने वाला ये 90 डिग्री है, थीटा इसको मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। लंब और आधार, लंब और आधार कौन से में आते हैं वो देखना है। लंब आधार टेन में आते हैं, तो टेन थीटा ले लिया और टेन देखना ये वैल्यू कितनी है थीटा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, टोटल एंगल कितना होता है एक लाइन पे 180, तो थीटा निकल गया ये वाला, तो ये 180 माइनस थीटा बच गया, 180 माइनस थीटा बच गया। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लिख दिया किसका, टेन का अपने पास। अब यहाँ से यूज कर लेंगे किसका, टेन बराबर एल ए एल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब इसमें लंब कितना आ रहा है अपने पास वो देखो, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा बराबर लंब थीटा के सामने वाला d अपॉन एल, डी अपॉन एल। अब अपने पास देखना, एक आपको मैंने नियम पहले बताया, जब 90 का सम गुणज होता है, जब 90 का सम गुणज होता है तो टेन टेन में, कोट कोट में, साइन साइन में, कोस कोस में परिवर्तित होते हैं सम गुणज में, और विषम गुणज में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। अब बात करते हैं ये कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है। दूसरे में किससे जा रहा है, क्योंकि 180 दो पूरे दो कंप्लीट, प्लस हो जाता तो तीसरे में चला जाता, और माइनस हो गया तो वापस 180 से कम हो गया, इसका मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट में चला गया। दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है अपने पास, टेन माइनस का होता है, टेन किसका होता है, माइनस का। तो क्या बदल गया इसका, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा हो गया, ये क्या हो गया, माइनस टेन थीटा बराबर डी अपॉन एल। किसकी वैल्यू याद करनी है, एल की वैल्यू, किसकी वैल्यू याद करनी है, एल की। तो एल बराबर अपने पास ट्रांसफर किया, एल इधर आ गया, तो डी अपॉन टेन थीटा किसका, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब देखना टेन बराबर, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा, टेन बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर अपने पास क्या हो गया, 1 अपॉन टेन थीटा हो गया, 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 अपॉन टेन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोट थीटा लिख सकते हैं। तो L बराबर माइनस डी कोट थीटा। इक्वेशन नंबर 2 किसकी वैल्यू आई, L की, किसकी वैल्यू आई है अभी, L की वैल्यू आई है, DL की वैल्यू नहीं आई है, किसकी वैल्यू नहीं आई है, DL की वैल्यू नहीं आई है। अब DL की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखना अपने पास। DL की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि अपने पास थीटा इधर आ रहा है, इधर तो L ही है अपने पास, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहां से मैं मिटा रहा हूं, समीकरण 2 का डी थीटा के, या थीटा लिख दो, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एल, सॉरी डी थीटा, और ये क्या हो गया, डी एल बराबर डी अपॉन डी थीटा माइनस डी कोट थीटा। अब देखो इसमें डी एल अपॉन डी थीटा, और अब देखते हैं तो डी का होगा नहीं, माइनस का होगा नहीं, तो सॉरी, तो किसका होगा केवल डी अपॉन डी थीटा, और किसका होगा, कोट थीटा का, किसका होगा, कोट थीटा का। कोट थीटा क्या अपने पास समाकलन होता है, कोस स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है। ये याद रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले को तो पता है, बायोलॉजी वाले को पता नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो डी एल बटे डी थीटा बराबर
माइनस माइनस प्लस डी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया। अब वैल्यू किसकी चाहिए, डीएल की वैल्यू किसकी चाहिए, डीएल की अपने को। तो डीएल की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे क्योंकि डी थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लो डीएल इधर आ गया रह गया और डी थीटा इधर चला जाएगा, डी कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें अपने पास जो बायो सावर्ट था उसमें हमने किसकी वैल्यू डिफाइंड कर ली, डीएल की वैल्यू तो ज्ञात कर ली। अब कौन बचा, केवल आर बचा, कौन बचा, आर बचा। तो आर की वैल्यू भी हम ज्ञात कर लेंगे। आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वही त्रिभुज वही प्रोसेस देखना वापस। कौन सा त्रिभुज, ओ ओडेस पी से। तो ऐसा अपने पास एंगल कोण लेना है, त्रिभुज लेना ले लिया भाई अपने पास जिसमें लंब आ जाए, सॉरी कर्ण आ जाए और आधार आ जाए, सॉरी लंब आ जाए अपने पास, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला लंब हो गया अपने पास, क्योंकि इसके लिए का ये लंब आ जाए। तो शायद मेरे हिसाब से साइन में लंब आता है और अपने पास किस में कर्ण भी आता है। तो यहाँ से मैं लगाऊं साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल लेना है, क्योंकि एंगल अब देखो आप देख रहे हो कि 90 डिग्री है, ये तो आधार हो गया यार, ये लंब हो गया नहीं, क्योंकि एंगल हम कंसीडर ये कर रहे हैं, एंगल कंसीडर ये करें। तो हमेशा थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। साइन 180 माइनस थीटा, लंब क्या है, थीटा के सामने वाला डी, ये लो डी और ये लो आर। अब बात करते हैं साइन दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है, साइन कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, दूसरे में। दूसरे में साइन किसका होता है, पॉजिटिव का, और समगुणज है तो साइन साइड में रहेगा। तो साइन थीटा बराबर डी अपॉन आर। तो आर की वैल्यू ज्ञात करनी थी, डी अपॉन साइन थीटा, डी अपॉन साइन थीटा। और आपको पता ही है साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक थीटा होता है। तो उल्टा किया तो ये किस क्या हो गया, कोसेक हो गया। तो आर बराबर डी कोसेक थीटा, इक्वेशन नंबर 4। तो हमने आर की वैल्यू डिफाइंड कर दी और डीएल की वैल्यू भी डिफाइंड कर दी। अब अपने को क्या करना है, बायो सावर्ट नियम में इनके मान रखने हैं। क्या करने, केवल मान रखने। तो ध्यान रखना क्या करना आपको, एक तो डीएल की वैल्यू डिफाइंड करनी है, क्योंकि बाकी इसकी आपको डेरिवेशन कुछ टफ दिखेगी, पर आपको पता होना चाहिए क्या ज्ञात करना है अपने को। एक तो डीएल की वैल्यू ज्ञात करनी है और एक आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि ये भी माना है हमने और ये डीएल भी माना हुआ वैल्यू अपने पास, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है उसमें फॉर्मूले में। अब देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। बायो सावर्ट नियम, प्रथम नियम था, समीकरण 1 में डीएल व आर का मान रखने पर, डीएल व आर का मान रखने पर, तो देखना डीबी बराबर क्या था, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, तो डी बी के अपनी जगह ऐसा का ऐसा, आई अपनी जगह ऐसा का ऐसा। कौन डी एल की वैल्यू क्या है, डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वैल्यू पुट हो गई, और साइन थीटा बच गया जो साइन थीटा लिख दिया, बटे कौन आर की वैल्यू। तो डी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने पास इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और ये अपने पास क्या हो जाएगा, डी बी बराबर के आई डी
कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा और डी थीटा, ये डी थीटा आगे लिख दिया हमने। तो क्या हो गया डी स्क्वायर, क्या हो गया डी स्क्वायर, और ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक डी से एक डी भी कैंसिल। तो क्या बचा अपने पास अब डी बी बराबर के आई बटे डी, और बच गया क्या साइन थीटा और डी थीटा। के की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, के बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, तो वैल्यू पुट कर दो, डी बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन थीटा डी थीटा। ये अपने पास वैल्यू आ गई किसके अल्फांस के कारण, अल्फांस के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ज्ञात किसके कारण से करना अपने को, थीटा 1 से लेके थीटा 2, यानी ये थीटा 1 मान लो और ये क्या मान लो थीटा 2 मान लो, क्योंकि टोटल एंगल यही तो है ना इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि बाद में ये ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने को। थीटा 1 से थीटा 2 तक समाकलन कर देंगे तो इस टोटल तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो अब अपने पास क्या करेंगे संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए थीटा 1 से थीटा 2 तक समाकलन करने पर, अभी फाई 1 से पाई 2 नहीं, थीटा 1 से, क्योंकि अभी तार के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी तो ट्रांसफर तार के बारे में क्योंकि थीटा से ही पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि फाई 1 फाई 2 नहीं, अभी थीटा 1 से थीटा 2। तो अपने पास क्या हो गया डी बी समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब इसमें जिस पद का समाकलन होगा, जिस पद का समाकलन होगा वो पद तो क्या रख लेंगे समाकलन में, बाकी नहीं होगा उसको बाहर ले लेंगे। तो पहले देखते हैं डीबी का, तो क्या हो गया बी हो गया, क्या हो गया बी हो गया। म्यू नॉट का होगा नहीं, डी थीटा आई का भी नहीं होगा और 4 पाई का भी नहीं होगा और डी का भी नहीं होगा, केवल किसका होगा साइन थीटा का होगा। थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा। अब सोल्व करना है कि साइन थीटा का अपने पास क्या करना है समाकलन, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि अपने पास साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का रख ले पहले, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, अपर लिमिट कितनी माइनस कॉस थीटा 2 माइनस 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 प्लस, या कॉस में लिख दूँ माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस प्लस, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, इसको इधर ले जाऊँ प्लस वाले को या पहले लिखूँ कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, कॉस माइनस करेगा। अब अपने पास यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस प्लस बाद में बदल लेंगे, छोड़ो अभी दो यहाँ पे। अब क्या करेंगे थीटा 1 और थीटा 2 को कंसीडर करना है दूसरे वैल्यू, वो कैसे करेंगे वो अभी पता चल जाएगा। त्रिभुज कौन सा ओ डेस वाई, ओ डेस वाई, यहाँ पे पी था ना, पी
से तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कन्फर्म है। तो अपने पास कितना हो गया, थीटा 2 प्लस फाई 2 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा 2 और फाई 2 है ये अपने पास। तो थीटा 2 प्लस फाई 2 बराबर 180 माइनस 90, 180 माइनस 90। तो थीटा 2 बराबर प्लस फाई 2 बराबर 90, तो थीटा 2 बराबर 90 माइनस फाई 2। इक्वेशन नंबर शायद 5 आ गई, इक्वेशन नंबर 6 होगी शायद ये। थीटा 2 की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से थीटा 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थीटा 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देखो, वही कंडीशन, तीनों अंतः कोणों का योग इसके बराबर होता है। तो एक दो तीन हो गए एंगल, वही अपने पास 3 एंगल इसके हो गए हैं। तो इसमें वापस देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन शायद उसमें भी आएगी। तो 5 थीटा 1 बराबर 90 माइनस 5 1, 90 माइनस 5 1, ये आ गई कंडीशन। अब दूसरी बात करते हैं, इसका सोल्व करने के लिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये गलत हो गया अपना, सॉरी, ये थीटा ऊपर वाला लेना है, सॉरी, थीटा 2 ये है ऊपर वाला, क्योंकि इसके भी ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, गलत कर दिया है यहाँ पे अपना। एक बार वापस देखना पड़ेगा। दो अंतः कोणों का योग भाई इस कोण के बराबर होता है। तो थीटा 2 बराबर दो अंतः कोण 90 प्लस फाई 2, ध्यान रखना, ये करो इसके इक्वेशन नंबर 6। दो अंतः कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। अब इसी प्रकार से अब देखना 7वां, ये बड़ा आएगी अपने पास। इसमें देखते हैं तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या हो गया अपने पास, फाई 1 प्लस थीटा 1 प्लस 90 बराबर 180। तो फाई 1 प्लस थीटा 1 बराबर, इधर गया तो कितना हो गया 180 माइनस 90 बराबर 90। तो किसकी वैल्यू, थीटा 1 बराबर क्या हो गया 90 माइनस फाई 1, 90 माइनस फाई 1। ये इक्वेशन नंबर की तो कौन सी आ गई, 7। समीकरण 5 में 6 व 7 से मान रखने पर, समीकरण 5 में समीकरण 6 व 7 से मान रखने पर b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कोष्टक माइनस कॉस फाई 2 की वैल्यू कितनी है भाई, फाई 2 कौन सा है, ये रहा, कहाँ गया फाई 2, ये रहा 90 प्लस फाई 2, थीटा 2 की वैल्यू कर दी, प्लस कॉस फाई 1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी थीटा 1 की 90 माइनस फाई 1। अब देखना कौन सा गुणज, विषम गुणज। क्या है, विषम गुणज। कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस किसका होता है, माइनस का, किसका होता है, माइनस का, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो क्या हो गया माइनस कोस फाई 2।
कौन से कोऑर्डिनेट में? फर्स्ट में। कौन सा गुणज? विषम गुणज, सॉरी विषम गुणज है साइन। साइन बदल गया साइन में, और कौन सा? पॉजिटिव 5 तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये अपने पास टोटल हो गया। ये आ गया अपने पास सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना होगी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम अनंत लंबाई के चालक तार के कारण।